हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पार्ट 2। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था हंटिंग एंड गैदरिंग और पेस्टोरलिज्म एक्टिविटीज़ को। आज की क्लास में हमें एग्रीकल्चर और माइनिंग को ख़त्म करना है और आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन और लाइव स्टॉक रेस्ड। ठीक है, किस टाइप का फार्मिंग मेथड यूज़ किया जाता है, किस टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और किस टाइप के पशु पाले जाते हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करके एग्रीकल्चर का डिफरेंट सिस्टम है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर को मेनली हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है कमर्शियल एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होता है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है और कमर्शियल एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होता है वो फॉर द मार्केट सेल के लिए यूज़ किया जाता है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और वहीं कमर्शियल एग्रीकल्चर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होता है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन प्रोडक्शन, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, ठीक है, और भी अलग अलग टाइप्स के। तो इन सबको आज हमें कवर करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये वो होता है जिसमें द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन। तो जो भी प्रोडक्ट्स ग्रो किए जाते हैं वो सब फार्मिंग एरियाज में कंज्यूम हो जाते हैं, मार्केट सेल के लिए कुछ नहीं बचता है। और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और नंबर 2 इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। स्टार्ट करते हैं प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को। इसके नाम से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है। प्रीमिटिव का मतलब ओल्ड, सिंपल। सबसिस्टेंस का मतलब पता ही है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। और एग्रीकल्चर का मतलब भी पता ही है। इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं और ये वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा एरिया होता है? तो ट्रॉपिकल एरिया आपका लाई करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लैटिट्यूड होता है 23.5 डिग्री साउथ। तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो भी एरिया लाई करता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया या फिर ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो मेनली इन एरियाज़ में आप देख पा रहे हैं, मैप में भी शेड किया हुआ है, इन सब एरियाज़ में प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ठीक है, और कुछ फीचर्स इसका देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है कि वेजिटेशन इज़ यूजुअली क्लियर्ड बाय द फायर। जो भी वहाँ पे प्लांट होते हैं उसको काट के जला दिए जाते हैं और जो भी उससे राख प्रोड्यूस होता है वो सॉइल के लिए फर्टिलिटी इम्प्रूव कर देता है। आपको पहले से भी ये सब बात पता होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो अभी तक 3 नाम हो गया है इसका, नंबर 1 प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, नंबर 2 शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नंबर 3 स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखते हैं कुछ और फीचर्स। ये प्रैक्टिस किया जाता है ऑन वेरी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ठीक है, और यहाँ पे प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि स्टिक्स एंड होज ये सब चीज़ का यूज़ किया जाता है। किसी भी जगह पे 3 से 5 साल खेती करने के बाद वहाँ का जो मिट्टी है उसका फर्टिलिटी लूज़ हो जाता है और फार्मर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं टू अनदर पार्ट और वहाँ पे फिर से ये प्रोसेस फॉलो करते हैं कि काटते हैं, जलाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। इसीलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी पड़ा है। द फार्मर में रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम। तो फार्मर हो सकता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे खेती करते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन क्लियर करके जला देते हैं और यहाँ पे खेती करते हैं। 3 से 5 साल खेती करने के बाद इसका फर्टिलिटी पूरा लूज़ हो जाता है तो फार्मर्स यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड में जाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं, फिर यहाँ का फर्टिलिटी ख़त्म हो गया तो दूसरे लैंड में मूव करेंगे और यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। हो सकता है कुछ समय बाद ये वापस इसी लैंड में आ जाए, ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसका फर्टिलिटी रिस्टोर्ड भी होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि फार्मर रिटर्न भी करते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। प्रॉब्लम ये है कि द साइकिल ऑफ जूम बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल्स। एक ज़मीन पे लगभग 3 से 5 साल तक कोई भी फार्मर खेती करता है, लेकिन ये जो समय है ना, ये समय लगातार वक्त के साथ साथ कम होते जा रहा है। उतना लंबा समय तक वहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी लूज़ होते जा रहा है सॉइल्स का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ट्रॉपिकल रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में इसे जूमिंग बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में इसे मिल्पा बोलते हैं और इंडोनेशिया एंड मलेशिया में इसे लदांग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, कि कौन सा रीजन में इसको किस नाम से जाना जाता है।
और भी अलग अलग रीजन से और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आप इस पिक्चर को देख लीजिए, तो इन सब प्लेसेस में इनका ये सब नाम है। तो सब याद नहीं करना है, आपको मेनली ये 3 ही नाम याद करना है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे टाइप ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे, जो कि है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके नाम से हमें क्या क्या चीज़ समझ में आता है। इंटेंसिव मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़, तो यहाँ पे ज़मीन का इंटेंसिव यूज़ होगा। और सबसिस्टेंस मतलब आपको पता ही है, एग्रीकल्चर का मतलब भी आपको पता ही है। इस टाइप का एग्रीकल्चर मेनली पाया जाता है इन द मॉनसून एशिया, मतलब एशिया का वो पार्ट जहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होता हो। ये जो शेड किया हुआ है यहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे घबराइएगा मत, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। पहला है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द वेट पैडी कल्टीवेशन, और दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कीजिएगा, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन द पैडी। मतलब पहले वाले में मेनली चावल का खेती होता है और दूसरे वाले में चावल को छोड़ के और दूसरे जो क्रॉप्स है उनका खेती होता है। तो पहला फीचर इसका हो गया डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप, ठीक है। अब ये पैडी और राइस में तो अंतर समझते हैं ना। अगर चावल के ऊपर छिलका है तो उसको पैडी बोलते हैं, और सिर्फ चावल है तो उसको राइस बोलते हैं। यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स होता है वो काफ़ी छोटा होता है और फैमिली लेबर का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यूज़ ऑफ मशीनरी लिमिटेड होता है, मशीन्स का यूज़ बहुत कम होता है, मेनली मैनुअल लेबर का यूज़ होता है यहाँ पे। और फार्म यार्ड मैन्योर जैसे कि हो गया गोबर, ये यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इस टाइप के एग्रीकल्चर में यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लो। अब ये 2 लाइन को हमें समझना होगा। यील्ड पर यूनिट एरिया क्या होता है? देखिए, यील्ड पर यूनिट एरिया मतलब ये हो गया टोटल प्रोडक्शन, और यहाँ पे हो गया ज़मीन का एरिया। तो यहाँ पे चूँकि ज़मीन का एरिया काफ़ी छोटा होता है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर आएगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ को जब आप एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आपका आता है ना वो थोड़ा बड़ा आता है, ठीक है। उसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई। अगर यहाँ पे ज़मीन का साइज़ वेरी लार्ज होता ना, अगर यहाँ पे बहुत ही बड़ा नंबर आता तो ये रिजल्ट जो आता ये थोड़ा छोटा आता, तब यील्ड पर यूनिट एरिया क्या होता, लो होता। यहाँ पे बातें अगर ही समझ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो होता है। अब देखिए, पर लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है यहाँ पे हो गया टोटल प्रोडक्शन और यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ़ लेबर्स, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेबर्स बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो छोटा आएगा, ठीक है। उसलिए यहाँ पे लिखा गया है पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लो। समझ रहे हैं? आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद कर लेना है अब से कि जब भी यहाँ पे वेरी स्मॉल लिखा रहेगा आपको समझ जाना है कि वहाँ पे यील्ड पर यूनिट एरिया हाई होने वाला है, और यहाँ पे अगर वेरी लार्ज लिखा रहता तो यील्ड पर यूनिट एरिया क्या होता, लो होता। समझे इतना? चलिए, तो ये सब हो गया कुछ फीचर्स। जितना भी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे सबका 4 से 5 फीचर आपको तैयार करके चलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखेंगे भी कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल आप सबका फीचर्स तैयार करते जाइए, और जिस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है वैसे आप अपने भी बुक में अंडरलाइन कीजिएगा, इससे आपको याद करने में आसानी होगा। कीवर्ड है ये सब। चलिए मूव करते हैं दूसरे पे, जहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है बाई क्रॉप्स अदर देन पैडी ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट और सॉइल। इन सब चीज़ में डिफरेंस के कारण हर जगह पैडी ग्रो करना प्रैक्टिकल नहीं है। पैडी ग्रो करने के लिए बहुत स्पेशल कंडीशंस चाहिए होता है, और इसीलिए उन सब एरियाज़ में वीट, सोयाबीन, बार्ली, सोरगम ये सब ग्रो किया जाता है। और ये मेनली ग्रो किया जाता है इन नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ जापान। इसको समझ लिया जाए ज़रा मैप में कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है मंचूरिया, ठीक है, चाइना का ही हिस्सा है ये। और यहाँ पे जो टेल जैसा लिखा हुआ है ये है पूरा कोरिया। कोरिया का ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ कोरिया, और इसके नीचे है साउथ कोरिया, ठीक है। और ये चीज़ आपका हो गया जापान। समझ रहे हैं? इतना छोटा में कितना सारा चीज़ है यहाँ पे। तो इसको आपको याद कर लेना है आपसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का लोकेशन कहाँ पे है और जापान का लोकेशन कहाँ पे है। तो आज के इस वीडियो में हम कई सारा मैप पॉइंटिंग सीखने वाले हैं, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा यहाँ पे, ये आपका बेस बिल्डअप कर देगा। तो चाइना, मंचूरिया और हो गया नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया में वीट ग्रो किया जाता है इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, और मिलेट्स ग्रो किया जाता है इन ड्राई पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ये सब ग्रो किया जाता है। और इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है वेट पैडी की तरह,
ठीक है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब अभी तक हमने जो भी फीचर यहाँ पे देखा था कि लैंड होल्डिंग स्मॉल होता है, फैमिली लेबर यूज़ होता है, ठीक है, मशीनरी लिमिटेड यूज़ होता है, फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ किया जाता है, तो ये सब फीचर इसमें भी पाया जाता है, सेकंड वाले में भी। बस डिफरेंस दोनों में यही है कि यहाँ पे इरिगेशन का यूज़ नहीं करना पड़ता है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में इरिगेशन का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये ख़त्म हो गया हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके आगे है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये, क्लासीफाई इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इनटू 2 कैटेगरीज। आपसे बोलेंगे कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, तो आपको ये नाम लिखना है पहले वाले का और ये दूसरे वाले का नाम लिखना है। उसके बाद आपसे पूछेंगे हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों में डिफरेंस पूछेंगे। ठीक है, तो आप डिफरेंस लिख पाएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंस आपको ये लिखना होगा कि मेनली यहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है और यहाँ पे राइस को छोड़ के इन सब क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे कि यहाँ पे इरिगेशन का यूज़ नहीं होता है और दूसरे वाले में इरिगेशन का यूज़ होता है। तो ये 2 डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसी क्वेश्चन को आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि वेयर इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, तो आपको लिखना होगा मॉनसून एशिया, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेंगे इसी क्वेश्चन में कि व्हाट आर इट्स 2 टाइप्स, 2 टाइप इसका क्या है, तो दोनों का आपको नाम लिखना है 1 और 2 का। उसके बाद पूछेंगे डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप, इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक और इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना होगा, तो आप कर लेंगे इजीली। चलिए, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेंगे व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, आपको ये लिखना होगा, ये रहा कि ये वो होता है जिसमें फार्मिंग एरियाज जितने भी प्रोड्यूस होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये जितना ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है ये लिखना होगा। फिर आपसे पूछेंगे कि मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो ये सब जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट्स में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नोन एज इन द फॉलोइंग। आपसे पूछेंगे कि इन सब एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, तो आपको लिखना होगा मिल्पा। ठीक है, फिर पूछ लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको लिखना होगा जूमिंग। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पूछेंगे द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, ऐसा एक स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज दिस एविडेंट, किस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में हमें ये देखने को मिलता है, तो आपको लिखना होगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगला है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉलोनीज़ में, मतलब अपने गुलाम देशों में, जो कि सिचुएटेड है इन द ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन याद होगा आपको, अभी हमने डिस्कस किया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर कैन, बनाना एंड पाइनएप्पल्स। और इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये रहे। नंबर 1 लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशन, स्टेट्स का मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, बड़े ज़मीन पर प्रैक्टिस किया जाता है। नंबर 2 लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। नंबर 3 मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, पूरे स्टेट को मैनेज किया जाता है तो मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, और टेक्निकल सपोर्ट, कुछ भी प्रॉब्लम होने से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। चौथा फीचर हो गया साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज़ किया जाता है यहाँ पे। 5वां सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है और उसी में उसका स्पेशलिटी होता है। 6ठा चीप लेबर, यहाँ पे जो भी लेबर काम करते हैं वो काफ़ी कम रेट में काम करते हैं। ठीक है, और 7वां अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है जो इन स्टेट्स को लिंक करता है टू द फैक्ट्रीज एंड मार्केट से, ताकि मार्केट में जाए और वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, कुछ यूरोपियन नेशंस का नाम और उन्होंने किस कंट्री में कौन सा प्लांटेशन क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया। बताया गया है यहाँ पे फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया कोकोआ और कॉफ़ी अफ्रीका में, ब्रिटिश ने टी इंट्रोड्यूस किया इंडिया और श्रीलंका में, रबर इंट्रोड्यूस किया मलेशिया में, शुगर कैन एंड बनाना इंट्रोड्यूस किया इन वेस्ट इंडीज़। स्पेनिश और अमेरिकन्स इन्होंने हेवली इन्वेस्ट किया इन कोकोनट एंड शुगर कैन प्लांटेशन इन फिलीपींस, मतलब उन्होंने फिलीपींस में कोकोनट और शुगर कैन प्लांटेशन को स्टार्ट किया। डच ने शुगर कैन प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया इन इंडोनेशिया, और ब्राज़ील में अभी भी कॉफ़ी प्लांटेशन होता है वहाँ पे, और ब्राज़ील में लार्ज प्लांटेशंस को फजेंडाज बोला जाता है। ठीक है, चलिए ज़रा कुछ लोकेट किया जाए मैप में, किसका लोकेशन हमें पता नहीं है। अफ्रीका में पता है कहाँ पर है, इंडिया श्रीलंका बच्चे को पता है,
मलेशिया। मलेशिया हो सकता है किसी को पता ना हो, इसको देख लेते हैं। मलेशिया और वेस्ट इंडीज़ को साथ में लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीन से मार्क है वो हो गया मलेशिया, जो रेड से मार्क है वो है इंडोनेशिया, और जो ब्लू से मार्क है वो है फिलीपींस। इसको ज़रा जूम करते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर और इसका आधा तक, और ये पूरा रेड जो मार्क है वो हो गया आपका इंडोनेशिया, और ग्रीन जो छोटा छोटा हिस्सा है यहाँ पे वो हो गया मलेशिया, और जो ऊपर है ब्लू कलर का ये हो गया आपका फिलीपींस। और अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे कुछ एक टेल जैसा स्ट्रक्चर देखा था, ये रहा, ये हमने देखा था इतना दूर, ये क्या है, कोरिया है। इसका आधा पोर्शन ऊपर का हो गया नॉर्थ कोरिया, नीचे का हो गया साउथ कोरिया, ठीक है। और यहाँ पे है मंचूरिया, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। और ये आपका हो गया जापान, याद रहेगा कि नहीं। चलिए और कुछ था यहाँ पे, हाँ हमें वेस्ट इंडीज़ देखना था। तो ये जो रीजन है ना, ये जितना भी डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये आपका है वेस्ट इंडीज़। ये रहा जो रेड से दिखाया गया है वो एरिया है आपका वेस्ट इंडीज़। और यहाँ पे जो साउथ अमेरिका में जो ब्लू से मार्क है ये रीजन आपका हो गया ब्राज़ील। यहाँ पे लार्ज प्लांटेशन को क्या बोलते हैं, फजेंडास, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या हमने याद कर लिया, वेस्ट इंडीज़, ब्राज़ील, यहाँ पे हो गया जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर आपका रेड सेंड लाइन था इंडोनेशिया, ग्रीन से ऊपर में था यहाँ पे मलेशिया, और ब्लू से यहाँ पे ये चीज़ हो गया था आपका फिलीपींस। तो इतना चीज़ आपको अभी याद करके चलना है। अफ्रीका हो गया, इंडिया श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, वेस्ट इंडीज़। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ का नाम पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इसका इंडिया से कुछ कनेक्शन लगता है ना। तो एक बार क्या हुआ था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ से अपना यात्रा शुरू किया, ठीक है। वो इंडिया को ढूंढने के लिए निकले वेस्ट की तरफ, और ढूंढते ढूंढते वो कुछ लैंड में पहुँच गए। उस समय मैप तो हुआ नहीं करता था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने सोच लिया कि यही जो लैंड है यही इंडिया है, इसलिए इसका नाम उन्होंने वेस्ट इंडीज़ दे दिया। तो वेस्ट इंडीज़ हमने देख लिया कहाँ पे है, और फिलीपींस अभी हमने देखा कहाँ पे है, इंडोनेशिया हमें पता है, ब्राज़ील भी हमें पता है कहाँ पे है। तो इतना चीज़ आपको याद हो गया, बस इतना ही है। चलिए देखते हैं प्लांटेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, नेम एनी 6 क्रॉप्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लांटेशन का 6 क्रॉप्स, ये रहा, बहुत सारा है, कोई भी 6 लिख देना है। डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से कोई 4 आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, गिव द मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। आपसे कुछ कंट्री का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप का नाम बताओ। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि अफ्रीका में प्लांटेशन क्रॉप कौन सा है, तो आपको लिखना होगा कोकोआ एंड कॉफ़ी। किस कंट्री में कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द प्लांटेशन क्रॉप ऑफ ब्राज़ील, तो इसका आंसर होगा कॉफ़ी। और व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्लांटेशन फार्म्स, तो वहाँ पर प्लांटेशन फार्म्स को स्पेशल नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, फजेंडास बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया प्लांटेशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन को। ये प्रैक्टिस किया जाता है इन द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड का मतलब, याद है आपको। चलिए इसको समझते हैं। मिडिल लैटिट्यूड लाई करता है बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री साउथ। देखिए ये 20 और 40 के बीच में गुजरा 30 डिग्री लैटिट्यूड का लाइन, और यहाँ से लेके 60 डिग्री तक, ठीक है, इस दोनों लाइन के बीच में जो एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको मिडिल लैटिट्यूड यहाँ का बोलते हैं। और सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री लाइन से लेके 60 डिग्री लाइन के बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं मिडिल लैटिट्यूड्स, समझे। और इसके ऊपर जो एरिया है 60 डिग्री से लेके ऊपर तक का 90 डिग्री तक, इसको लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, ये है हाई लैटिट्यूड। सिमिलरली ये भी हो गया नीचे का भी हाई लैटिट्यूड 60 से 90 डिग्री साउथ तक। और लो लैटिट्यूड हो गया आपका ये 0 से 30 तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 0 से 30 तक साउदर्न हेमिस्फीयर में, याद रहेगा आपको, इसको बोलते हैं लो लैटिट्यूड। तो इस तीनों का आप नोट्स बना लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी मिडिल लैटिट्यूड में जहाँ जहाँ सेमी एरिड मतलब ड्राई लैंड्स है वहाँ पे ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे वीट प्रिंसिपल क्रॉप है, मेन क्रॉप है, और उसके साथ साथ अदर क्रॉप जैसे कि कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई, ये सब भी ग्रो किया जाता है। साइज़ ऑफ द फार्म इज़ वेरी लार्ज। वेरी लार्ज से आपको कुछ याद आ रहा है, जब भी साइज़ ऑफ द फार्म वेरी लार्ज होता है तो यहाँ पे यील्ड पर यूनिट एरिया लो होता है। आपको बताया गया था कि यील्ड पर यूनिट एरिया मतलब टोटल प्रोडक्शन बाई एरिया ऑफ लैंड। तो जब यहाँ पे एरिया ऑफ लैंड जब बड़ा होता है ना, तो किसी भी नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो छोटा आएगा, तो वही इसका यील्ड पर यूनिट एरिया लो है, ठीक है। चलिए
और यहाँ पे इंटायर ऑपरेशन प्लगिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक सब मशीन्स के द्वारा किया जाता है। ये इसका और एक फीचर हो गया। और देयर इज़ लो यील्ड पर एकड़, वो यहाँ पे बात फिर से लिखा हुआ है कि यील्ड पर एकड़ या फिर यील्ड पर यूनिट एरिया, बात एक ही है, ये लो है। और यील्ड पर पर्सन ये हाई है। अब इसको ज़रा समझिए, यील्ड पर पर्सन मतलब टोटल यील्ड मतलब टोटल प्रोडक्शन बाई टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब चूंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा ज़मीन है तो प्रोडक्शन तो अच्छा खासा होगा और नंबर ऑफ वर्कर्स इसके कंपैरेटिव में थोड़े कम होंगे, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो एक बड़ा सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यील्ड पर पर्सन जो है वो क्या है, हाई है, समझे। तो बस इतना बात आपको पता होना चाहिए यहाँ से। और कुछ लिखा हुआ है क्या, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, द वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स और कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। ये सब ग्रासलैंड का नाम है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब का मैप में लोकेशन ये देखिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी येलो येलो से मार्क किया हुआ है वो सब आपका हो गया ग्रासलैंड, समझ रहे हैं। स्टेपीज आपको यूरेशियन में देखने को मिल रहा है, प्रेरीज आपको अमेरिका में देखने को मिल रहा है और कनाडा में, अर्जेंटीना में पेम्पास देखने को मिल रहा है साउथ अमेरिका में, और साउथ अफ्रीका का देखिए नीचे में वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, और मैप में एक न्यूजीलैंड छोटा सा कंट्री है वहाँ पे कैंटरबरी प्लेन्स है, ठीक है। तो इन सब ग्रासलैंड्स में इस टाइप का एग्रीकल्चर पाया जाता है, समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेंगे कि स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ठीक है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक इजीली आप लिख सकते हैं। पहला आपका हो गया वीट प्रिंसिपल क्रॉप है और साथ साथ ये सब क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में लिखेंगे साइज ऑफ फार्म लार्ज है। नंबर 3 इंटायर ऑपरेशन मैकेनाइज्ड है। नंबर 4 में लिखेंगे कि यहाँ पे यील्ड पर यूनिट एरिया लो है। 5 में लिख देंगे यील्ड पर पर्सन हाई है, ठीक है। और भी अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछता 6 पूछता तो हम ये भी बात लिख देते कि कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन भी इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बन ही सकता है कि देयर इज़ लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। ये स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस टाइप के एग्रीकल्चर में ऐसा पाया जाता है। तो आपको लिखना होगा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, और नाम पूछने के बाद आपसे फिर कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको तैयार करना है। बढ़ते हैं अगले टाइप के फार्मिंग पे, जो कि है मिक्स्ड फार्मिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप का भी कल्टीवेशन होता है और साथ साथ लाइव स्टॉक का रियरिंग भी होता है। यह प्रैक्टिस किया जाता है इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट यूरोप, पता ही है कहाँ पे है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न में, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ यूरेशिया और द टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट्स। ये आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, टेम्परेट लैटिट्यूड्स क्या होता है। तो देखिए, टेम्परेट लैटिट्यूड समझने से पहले एक चीज़ को समझिए कि टोटल 5 मेजर लैटिट्यूड्स है। पहला हो गया आपका इक्वेटर, जो कि है 0 डिग्री वाला, ये रहा इक्वेटर, ये पहला लैटिट्यूड है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। तीसरा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ। फिर आपका चौथा हो गया आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक डॉटेड लाइन, ठीक है, ये आपका है, मतलब यहाँ से गुजरा होगा वो, ये पूरा आर्कटिक सर्कल है। और वैसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में भी एक है यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ, ये वाला डॉटेड लाइन जो यहाँ पे मेंशन है वो है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये टोटल 5 मेजर लैटिट्यूड्स है। अब देखिए, अगर इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर एरिया को मेंशन किया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, समझे कि नहीं समझे। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक ये एरिया को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। और सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक ये रीजन को भी हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। और उसके ऊपर का रीजन हो गया फ्रिजिड जोन, और यहाँ पर भी जो अंटार्कटिक सर्कल है इसके नीचे का एरिया हो गया फ्रिजिड जोन, समझे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। इसको आप कोई कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लिखा हुआ है टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट। जरा मैप में देख लेते हैं।
टेम्परेट लैटिट्यूड। तो टेम्परेट लैटिट्यूड कहाँ पे है, अभी हमने याद किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल तक। तो ये टेम्परेट लैटिट्यूड में साउदर्न हेमिस्फीयर, देखिए यहाँ पे ग्रे कलर से शेड भी किया हुआ है। तो ये सब रीजन में मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी जो ये सब लिखा हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये भी मैप में मेंशन किया हुआ है। ये रहा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, और फिर लिखा हुआ है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट ये रहा, ये वाला। और आगे देखिए कौन सा था, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, ये रहा यूरेशिया का पार्ट। और आपका हो गया टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट, ये हमने देख लिया। तो इन सब रीजन में ये प्रैक्टिस किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप पॉइंटिंग के नज़रिए से। चलिए कुछ फीचर्स देखते हैं। इसका जो फार्म का साइज़ है वो मॉडरेट इन साइज़, मतलब मीडियम साइज़ का लैंड होता है यहाँ पे यूजुअली वीट, बार्ली, ओट्स, राई, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। फॉडर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो पशुओं को खिलाने के लिए उगाए जाते हैं। ठीक है, तो फॉडर क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग है, यहाँ पे पशुपालन भी हो रहा होगा, उसीलिए फॉडर क्रॉप्स ग्रो करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। अगला फीचर यहाँ पे क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन मतलब एक फसल उगाने के बाद उसका कटाई होने के बाद फिर दूसरा फसल ग्रो करना, दूसरे टाइप का फसल, मान लीजिए चावल के बाद दाल उगाना, ठीक है, या फिर कुछ और उगाना, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक ही लैंड पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना। इससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। अगला फीचर यहाँ पे है इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है ऑन बोथ क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाले जाते हैं, कैटल, सीप्स, पिग्स, पोल्ट्री, ये सब तो मेन चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। और मिक्स्ड फार्मिंग का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। पैसा का खर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फार्म में मशीनरी लाना होता है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ग्रीन मैन्योर्स का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, और फार्मर्स भी काफ़ी स्किल होते हैं और उनका भी अच्छा खासा ज्ञान यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सब हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स्ड फार्मिंग का। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेंगे कि इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो आप वो लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, खासकर मैप पॉइंटिंग के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डेयरी फार्मिंग पे। डेयरी फार्मिंग काफ़ी एडवांस्ड टाइप का फार्मिंग है। यहाँ पे मेनली मिल्क एनिमल्स को रियर किया जाता है। मिल्क एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, जो एनिमल दूध देते हैं। ठीक है, और ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। पैसा का अच्छा खासा यूज़ होता है यहाँ पे। किस चीज़ में यूज़ होता है, एनिमल शेड बनाने में, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फॉडर समझते हैं एनिमल का चारा, और फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स ऐड टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। एनिमल्स को खिलाने के लिए मशीन होता है, मिल्चिंग मतलब दूध दूहने के लिए मशीन्स होता है। ऐसा नहीं कि हाथ से दूध निकालने लग गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, इन सब के लिए मशीन्स होता है। तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, उसीलिए ये क्या है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में, हाँ, कि क्यों डेयरी फार्मिंग हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, तो आपको ये लिखना होगा, इन सब चीज़ों में खर्च आता है। स्पेशल इम्फेसिस दिया जाता है ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज। कैटल ब्रीडिंग का मतलब बच्चा पैदा करवाना, ठीक है, उस पर जोर दिया जाता है। उनका ख्याल रखना, हेल्थ केयर सर्विसेज पे जोर दिया जाता है। और वेटरनरी सर्विसेज मतलब इनको कोई बीमारी हो गया तो उसका भी देखभाल किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि सारा कमाई तो इन्हीं से है, तो इनका अच्छे से देखभाल करना होगा। और देखते हैं कुछ फीचर्स है। हाँ, ये हाईली लेबर इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा खटनी होता है क्योंकि यहाँ पे रिगरस केयर लेना होता है इन फीडिंग एंड मिल्चिंग। मिल्चिंग मतलब दूध दूहने का काम मशीन तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा काम मशीन ही कर देगी। मशीन को सही से सेट करना, फिर मशीन को खोलना, ठीक है, ये सब काम हाथ से करना होगा। तो ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। और इसमें एक फीचर है कि इसका कोई ऑफ सीजन नहीं होता है, सालों भर ये काम चलता है। और ये मेनली प्रैक्टिस किया जाता है नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ताकि नेबरहुड मार्केट में फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि मिल्क एक पेरिशेबल गुड है, उसके जल्दी सप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पैस्चराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस हैव इंक्रीज्ड द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट के कारण जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो चुका है डेयरी प्रोडक्ट्स का, मतलब अब हम लोग ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। पैस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि मिल्क को हीट किया जाता है,
टू 72 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, ठीक है, 15 सेकेंड के लिए। और फिर उसको बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है और ठंडा करते करते लेस देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी ले जाते हैं, ठीक है। तो इस जल्दी से गर्म करना और फिर अचानक से ठंडा करना का प्रोसेस को बोलते हैं प्रेशराइजेशन। इससे क्या होता है कि बहुत सारा बैक्टीरिया किल हो जाता है और मिल्क का जो ड्यूरेशन स्टोरेज ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब इसका कुछ फीचर्स है और ये मेनली 3 रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है। पहला हो गया आपका जो लार्जेस्ट है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकंड रीजन है आपका कनाडा और थर्ड रीजन है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। तो देख लेते हैं एक बार कहाँ कहाँ पर है ये। पहला आपका हो गया नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये रहा। दूसरा आपका हो गया कनाडा यहाँ पे, और तीसरा हो गया साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये रहा, और न्यूजीलैंड यहाँ पे, और तस्मानिया। तस्मानिया ये जो आप ऑस्ट्रेलिया के नीचे हल्का सा डॉट दिख रहे हैं ना, ये हो गया तस्मानिया, ठीक है। आप बताइए मेरे को ये कंट्री कौन सा है, अगर आपको याद है तो। सही कहा आपने, ये है वेस्ट इंडीज़। आपको अगर याद है तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पे कौन सा कंट्री है। ये हो गया जापान। ये यहाँ पे पूछ जैसा निकला हुआ ये क्या है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वहाँ पे, और यहाँ पे मंचूरिया चाइना का पार्ट है वो। और यहीं पे आपका 3 कंट्री है। ये आपका हो गया फिलीपींस, ऊपर में था यहाँ पे मलेशिया, ग्रीन से मार्क किया गया था पहले, और यहाँ पे जो रेड से मार्क किया गया था ये था आपका इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 रीजन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्ज़ाम में देखिए ऐसा करके आपको एक मैप दे देंगे और कुछ रीजन सेट करके ABCD करके लिखा होगा और आपको ABCD को पहचानने का हिंट देंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर A में पूछ लेंगे द कंट्री विथ लार्जेस्ट एरिया इन अफ्रीका। ये मैंने आपको पिछले के चैप्टर्स में बताया था कि हर एक कॉन्टिनेंट का सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो याद कर लेने। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो A है वो अल्जीरिया, ठीक है। B में आपके पूछा क्या है, एन एरिया ऑफ डेयरी फार्मिंग, तो B बताइए कौन सा है, अभी हमने पढ़ा, ये आपका हो गया कनाडा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब देखते हैं ऐसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है डेयरी फार्मिंग के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो सब पे लागू हो रहा है वो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेयरी फार्मिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सबका करके जाना है, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा है डेयरी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड इफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। इसको बोल देंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्यों एरिया एडवांस है, तो आपको ये सब लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है और स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग का इंपॉर्टेंस तो ये सब रहा यहाँ पे कि ये फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करता है, पहला। दूसरा एडवांटेज हुआ कि ये चूँकि ये हाईली लेबर इंटेंसिव है तो ये एम्प्लॉयमेंट सोर्स एक, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सोर्स प्रोवाइड करता है। तीसरा एडवांटेज हो जाएगा चूँकि यहाँ पे नो ऑफ सीज़न है तो इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द ईयर के लिए, ठीक है। तो ये 3 एडवांटेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वाई इज़ इट मेनली प्रैक्टिस नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सब क्यों इन सब एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसका आंसर यही होगा कि चूँकि मिल्क एक पेरिशेबल गुड है इसलिए इसको मार्केट में पहुँचाना, जल्दी पहुँचाना नेसेसरी है, इसलिए इसको इन सब एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन से डेयरी फार्मिंग के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं। मूव करते हैं अगले टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पे जो कि है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ये भी एक हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर है और ये प्रैक्टिस किया जाता है ऑन आइदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे देखिए ये जो सी है वो मेडिटेरेनियन सी है, इसके ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है। तो दोनों ही साइड, मेडिटेरेनियन सी के दोनों साइड, मतलब यूरोप में भी और अफ्रीका में भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। ये रहा, इन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम टूनिशिया टू अटलांटिक कोस्ट। टूनिशिया यहाँ पे ये रहा, इस रीजन को टूनिशिया बोलते हैं, और अटलांटिक कोस्ट से लेके और कहाँ पे, साउदर्न कैलिफोर्निया आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। और सेंट्रल चिली आपको पिछले क्लास में बताया गया था, यहाँ पे है चिली, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन सब रीजन में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। इसका एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे मेनली सिट्रस फ्रूट, मतलब जो खट्टे फ्रूट होते हैं वो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। यहाँ का एक और स्पेशलिटी है वो है विटीकल्चर, मतलब ग्रेप कल्टीवेशन, मतलब अंगूर की खेती यहाँ पे किया जाता है। और जो अच्छे क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं उनसे वाइन्स बनता है, और जो इन्फीरियर क्वालिटी के अंगूर होते हैं उनसे रेजिन्स और क्यूरेंट्स बनते हैं, मतलब जो किशमिश हो गए वो बनते हैं।
और यहाँ पे ऑलिव्स और फिग्स भी ग्रो किए जाते हैं। एक यहाँ पे एडवांटेज का जिक्र किया गया है ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। वो एडवांटेज ये है कि जो वैल्यूएबल क्रॉप्स हो गए जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब यहाँ पे विंटर में ग्रो किए जाते हैं और विंटर में ही यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में इन सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। तो इस ग्रेट डिमांड को ये लोग ही पूरा करते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो ये हमने ख़त्म किया मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। जो बात बोला गया है इसको आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चंस वही होगा फिर से, फीचर्स और कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है ये सब। चलिए, और विटीकल्चर को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर को। इस टाइप के एग्रीकल्चर में मेनली हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि हो गए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये सब ग्रो किए जाते हैं। ये हो गया पहला फीचर। दूसरा, यहाँ पे इन सबको ग्रो किया जाता है मेनली फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्बन मार्केट, मतलब सिर्फ बेचने के लिए ग्रो किया जाता है। ये दूसरा फीचर हुआ। तीसरा फीचर, यहाँ पे फार्म्स स्मॉल होते हैं। और चौथा फीचर, ये फार्म्स मेनली उसी एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं जहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, ठीक है। अगला फीचर है इसका, ये हाई लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव है। लेबर का भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और कैपिटल मशीन्स का भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे जोर दिया जाता है इन सब चीज़ों पे, यूज़ ऑफ इरीगेशन, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन्स, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। यह प्रैक्टिस किया जाता है मेनली इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द मेडिटेरेनियन रीजन्स, इन सब रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। और खासकर से जो नीदरलैंड से यहाँ पे ट्यूलिप्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक टाइप का फार्मिंग को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं इन वेजिटेबल्स ओनली। वेजिटेबल्स ग्रो करने का उन फार्मर्स के पास काफ़ी अच्छा स्किल्स होता है, ठीक है। तो इस टाइप के फार्मिंग को बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। और इसका नाम ट्रक फार्मिंग क्यों पड़ा? क्योंकि जो ट्रक फार्म्स होते हैं, मतलब जो लैंड हो गए और जो मार्केट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना ही होता है जितना कि एक ट्रक एक रात में कवर कर पाए, इसलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग पड़ चुका है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं और पहले भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज डिफाइन ट्रक फार्मिंग और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, व्हाई इज इट सो कॉल्ड, ठीक है। तो आपको ये पूरा पैरा लिखना होगा। एक और टाइप का यहाँ पे फार्मिंग है जिसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि लाइव स्टॉक, पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग, ये किया जाता है इन स्टॉल्स एंड पेन्स में। और यहाँ पे जो जानवर है उनको मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ खिलाया जाता है, जो फैक्ट्री में बनता है वो इनको खिलाया जाता है, इसलिए इसका नाम फैक्ट्री फार्मिंग है। और केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिजीजेस, खास ध्यान रखा जाता है कि इन सब जानवरों को कोई बीमारी ना पकड़ ले, ठीक है। यहाँ पे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, इन सब चीज़ों में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बिल्डिंग में हो गया, मशीनरी फॉर वेरियस ऑपरेशंस, वेटरनरी सर्विसेज एंड हीटिंग एंड लाइटिंग, इन सब चीज़ों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे इम्फेसिस दिया जाता है ऑन ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। सही टाइप का एनिमल्स को चुन के उसको रिप्रोडक्शन करवा के बच्चा पैदा करवाना, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रीड सिलेक्शन। और साइंटिफिक ब्रीडिंग पे फोकस किया जाता है, मतलब जीन्स में कुछ चेंज करके और डिजायरेबल क्वालिटीज़ डाल के फिर बच्चा पैदा करवाना। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। चलिए, तो ये हमने ख़त्म कर लिया ये मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर्स। जितना अंडरलाइन किया हुआ है उतना को आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्क्राइब किया गया है। पहला है एक कोऑपरेटिव फार्मिंग और दूसरा है कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि एक फार्मर्स जो है वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं और अपने जितने भी रिसोर्सेस हो गए, लैंड हो गया, कैटल हो गया, जो भी मशीनरी है, वो सब अपने जो रिसोर्सेस है वो एक साथ पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इच्छा से वॉलंटरीली, ठीक है, सब एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि इफ़िशिएंटली और प्रॉफिटेबल फार्मिंग ये लोग कर पाए। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी फार्मर के पास इतना छोटा सा ज़मीन है और उसमें मान लीजिए इतना बड़ा ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ट्रैक्टर क्या उसमें चला पाएगा? वो नहीं चला पाएगा ना। लेकिन अगर 2-3 किसान अगर यहाँ पे मिल जाते हैं और ज़मीन का साइज़ अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे ट्रैक्टर से काफ़ी इफ़िशिएंट वे में काम हो सकता है और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब फार्मर्स एक ग्रुप बनाते हैं ताकि क्या हो पाए, इफ़िशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग किया जा सके। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि फार्मर्स यहाँ पे वॉलंटरीली आगे आते हैं, अपने इच्छा से आगे आते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल आगे देखते हैं, इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, ठीक है। अपना अपना ज़मीन तो अपना ही रहेगा लेकिन सब एक साथ मिलकर खेती करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है? इसका 3 एडवांटेज है। पहला कि फार्मर को जो इनपुट चाहिए होता है वो सस्ते में ये लोग प्रोक्योर कर सकते हैं, प्रोक्योर मतलब बाई कर सकते हैं। और इन्होंने जो ग्रो किया वो जो प्रोडक्ट्स है
वो मार्केट में फेवरेबल टर्म्स में सेल भी कर पाएंगे। जब आपके पास सिर्फ 1 kg आप सामान कोई लेकर मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको उतना कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन वही आप अगर 100 kg या फिर 1 क्विंटल लेके जाएंगे कुछ बेचने के लिए तो आपका वैल्यू ही कुछ अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि फेवरेबल टर्म्स पे प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, ये हो गया दूसरा एडवांटेज। और तीसरा एडवांटेज है अगर कोई प्रोडक्ट है उनका प्रोसेसिंग करवाना है तो वो भी काफ़ी सस्ते दाम पे वो काम कराया जा सकता है। मान लीजिए आपको 1 kg गेहूँ पिसवाना है तो फिर भी आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन वही आपको 100 kg अगर गेहूँ पिसवाना है तो आप थोड़ा सस्ते दाम में भी वो पिसवा सकते हैं। ठीक है, तो यही एडवांटेज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 3 एडवांटेज कोऑपरेटिव फार्मिंग का आपको तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखते हैं ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो किन किन रीजन में ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो मेनली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, इटली एट्सेट्रा, इन सब कंट्रीज़ में ये सक्सेसफुल है। और ख़ासकर से जो डेनमार्क है ना, यहाँ पे लगभग हर फार्मर कोऑपरेटिव फार्मिंग करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नेम एनी 2 कंट्रीज़ वेयर कोऑपरेटिव फार्मिंग इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपको इसमें से किसी 2 कंट्री का नाम लिखना होगा, और मोस्ट सक्सेसफुल किस में हुआ है? डेनमार्क में। चलिए अब मूव करते हैं लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग में, जो कि है कलेक्टिव फार्मिंग। ये पहले एग्जिस्ट करता था, अब इस टाइप का फार्मिंग देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपका हो गया लैंड, जो भी इनपुट्स है वो, इन सब चीज़ों का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ये पहला फीचर है। दूसरा, यहाँ पे कलेक्टिव लेबर मतलब सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये दूसरा फीचर है। इसको हम लोग मॉडल ऑफ कोलखोज भी बोलते हैं, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन सोवियत यूनियन, जो पहले एग्जिस्ट करता था, अब तो नहीं है ये। ठीक है, तो ये इस नाम से वहाँ पे जाना जाता था, तो इस टर्म को आप ध्यान रखिएगा, कोलखोज। ठीक है, कोलखोज मतलब कलेक्टिव फार्मिंग को ही बोलते हैं। और इसका एम था जितने भी इनएफिशिएंसी है एग्रीकल्चर में उसको रिमूव करना और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करना, ये इसका एम था। इसमें क्या करते हैं, फार्मर्स जो है अपने रिसोर्सेज जैसे कि हो गया लैंड, लाइव स्टॉक और लेबर, इन सबको पूल करते हैं और यूज़ करते हैं। लेकिन जितने भी जो प्रोडक्शन होता है उन सब प्रोडक्ट को सरकार के हाथों में सौंपना होता है। पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है, सरकार बोलती है कि हम तुम लोग को इतना पैसा देंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा इतना हम लोग को सौंपना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईयरली टारगेट सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए वो सब गवर्नमेंट को ही सेल किए जाते हैं एट अ फिक्स प्राइस। और फार्मर का जो अपना ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए फार्मर्स को एक वेरी स्मॉल प्लॉट दे दिया जाता है कि वहाँ पे तुम लोग खुद के लिए ग्रो कर लो, और जो भी प्रोडक्शन होगा वो खुद का जरूरत वहाँ से पूरा कर लेना। वो यहाँ पे लिखा गया है कि दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। छोटा सा ज़मीन उनको दे देंगे ताकि वो लोग अपना ज़रूरत खुद का पूरा कर पाए। तो ये सब हो गया कुछ फीचर्स कलेक्टिव फार्मिंग का। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग में। पहला डिफरेंस तो ये था कि यहाँ पे वॉलंटरीली लोग अपना रिसोर्सेज को पूल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉलंटरीली पूलिंग नहीं होता है। यहाँ पे सोशल ओनरशिप होता है, यहाँ पे सोशल ओनरशिप नहीं होता है। फार्मर्स का जो रिसोर्सेज है वो इंटैक्ट रहता है, अपने साथ रहता है। ठीक है, तो ये सब हो गया कुछ डिफरेंस। ये पहले एग्जिस्ट करता था, अब एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग अभी भी एग्जिस्ट करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला प्राइमरी एक्टिविटी, जो कि है माइनिंग। आपको मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज लग रहा होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई करके मिनरल्स निकालना। तो मिनरल्स का जो यूज़ है वो एंशिएंट टाइम्स में भी किया जाता था टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स और वेपन्स, लेकिन इसका सही मायने में यूज़ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। ज़मीन के नीचे मिनरल से खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाए या फिर नहीं निकाला जाए, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है निकालने से। ठीक है, तो देखिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर 1 फिजिकल फैक्टर और नंबर 2 इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आते हैं आपके साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिपॉजिट। मान लीजिए ये ज़मीन है और इसके नीचे कहीं पर मिनरल्स है। अब यहाँ से खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाए या फिर नहीं निकाला जाए, ये डिपेंड करेगा साइज़ ऑफ द मिनरल। ये मिनरल कितना बड़ा है, पता चला पूरा खुदाई करके निकाले और निकला सिर्फ 50 ग्राम कुछ निकला मिनरल्स, सोना निकल गया। ठीक है, तो वो तो फिर प्रॉफिट नहीं हुआ वहाँ पे। ग्रेड, हाँ, ग्रेड मतलब क्वालिटी, किस क्वालिटी का मिनरल्स पाया जाता है उसको भी डिपेंड करेगा कि खुदाई करके निकालना है कि नहीं। मोड ऑफ ऑकरेंस, किस स्टेट में प्रेजेंट है वो, सॉलिड है या फिर लिक्विड है। ठीक है, वो देखना होगा। और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी हमें ध्यान रखना होगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि मिनरल का डिमांड कितना है, ये जो ज़मीन के नीचे कोई मिनरल पाया जा रहा है, इस मिनरल को निकालेंगे और पता चला मार्केट में बिका ही नहीं,
तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं वो देखना होगा। टेक्नोलॉजी अवेलेबल, ठीक है, इसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं वो देखना होगा। कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब मिनरल्स को निकालेंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने का फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए वो देखना होगा हमें, और लेबर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के माइनिंग किया जाए या फिर नहीं किया जाए, उस चीज़ पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स है जिस पे माइनिंग एक्टिविटी डिपेंडेंट है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कीजिएगा। चलिए अब मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है मेथड्स ऑफ माइनिंग। खुदाई करने के कितने तरीके हैं? तो टोटल 2 तरीके हैं खुदाई करने के। पहला है आपका सरफेस माइनिंग, या फिर इसको ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको स्ट्रिप माइनिंग भी बोलते हैं। 3 नाम से ये जाना जाता है। ये क्या है? ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे है ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट ऑकर क्लोज टू द सरफेस। वो मिनरल्स जो सरफेस के आसपास है, उन मिनरल्स को निकालने का ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। सरफेस के आसपास बोलने का मतलब ये, अगर ज़मीन है मान लीजिए, तो ज़मीन के पास में, ज़्यादा डीप नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स को निकालने के लिए हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर सरफेस माइनिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो इन दिस मेथड। तो यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन ज़्यादा लेना नहीं पड़ता है, और जो खर्चा है वो बहुत ही कम आता है। इक्विपमेंट भी काफ़ी सिंपल यूज़ करके काम किया जा सकता है यहाँ पे, और जो आउटपुट है वो लार्ज एंड रैपिड, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा खासा क्वांटिटी में हमें मिनरल्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये था पहला मेथड। आते हैं दूसरे मेथड पे, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। इसको शाफ्ट माइनिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मिनरल्स जो है वो थोड़ा डीप लोकेटेड होता है। आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ओपन कास्ट माइनिंग में मिनरल जो था वो सरफेस के पास में लोकेटेड था, लेकिन शाफ्ट माइनिंग में मिनरल जो है वो थोड़ा डीप लोकेटेड है, ठीक है। इन दिस मेथड वर्टिकल शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब होता है होल, ठीक है, एक छेद किया जाता है, हैव टू बी संक फ्रॉम वेयर अंडरग्राउंड गैलरीज रेडिएट टू रीच द मिनरल्स, और यहाँ का रास्ता बना के फिर मिनरल्स के पास पहुँचा जाता है। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस थ्रू दिस पैसेजेस, और फिर मिनरल्स को इसी पैसेजेस के जरिए बाहर निकाला जाता है। इट रिक्वायर्स स्पेशली डिजाइंड लिफ्ट, ड्रिल्स, हॉलेज व्हीकल्स, वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू सरफेस माइनिंग, ठीक है। और दिस मेथड इज़ रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ पे पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स एंड केविंग इन। केविंग इन का मतलब होता है कोलैप्स कर जाना, ठीक है। हो सकता है यहाँ का जो सरफेस से ऊपर का वो कोलैप्स कर जाए, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है इस टाइप के माइनिंग में। बस, तो इसके बारे में आपको इतना ही चीज़ पता होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ट्रेंड बताया गया है कि जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, वो सब क्या कर दिए हैं, माइनिंग करना बंद कर दिए हैं। माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, ये सब काम करना बंद कर दिए हैं। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, चूँकि वहाँ पे लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो लोग अभी भी माइनिंग एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहे हैं। और ये डेवलप कंट्री इन्हीं से डायरेक्टली मिनरल्स को खरीद लेते हैं। ये लोग अब माइनिंग खोदाई वदाई करना बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे ट्रेंड लिखा हुआ है। सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओवर 50% ऑफ द अर्निंग्स फ्रॉम मिनरल्स अलोन। तो ये सब कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आधे से ज़्यादा इनकम, लगभग आधा इनकम मिनरल से आता है, ठीक है। बस, तो यही था फिर ये चैप्टर। और ये जो माइनिंग जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम से पहले टाइम नहीं मिला बाकी सब चीज़ को रिवाइज़ करने का, तो कम से कम आप सबसे पहले माइनिंग को जरूर रिवाइज़ कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का। देखिए, सिर्फ एक पेज आपको पढ़ना पड़ रहा है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकलने का चांसेस है। तो आज का क्लास बहुत ही हेवी हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। एक बार रिकैप करते हैं आप लोगों के लिए कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज की क्लास का शुरुआत हमने किया था एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में हमने सबसे पहले देखा एग्रीकल्चर 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला को बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और दूसरा था आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया था, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस और इंटेंसिव सबसिस्टेंस। और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया था, एक था डोमिनेटेड बाई पैडी और एक था डोमिनेटेड बाई अदर क्रॉप्स अदर देन पैडी, ठीक है। फिर हमने देखा था प्रीमिटिव सबसिस्टेंस को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और ये इन सब जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है, मेनली इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, टेम्परेट एरिया क्या होता है, और फ्रिजिड जोन क्या होता है, वो हमने समझा। इसका मैप लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको कलर से कुछ याद आ रहा होगा, ब्लू कलर है फिलीपींस, ग्रीन है आपका मलेशिया और रेड है इंडोनेशिया।
फिर हमने आगे देखा इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ये बेसिक बात आपको पता ही है और अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर हमने देखा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और जितने भी टाइप के एग्रीकल्चर है ना, सबका आपको 4 से 5 फीचर्स तैयार कर लेना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर हमने देखा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये मानसून एशिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ये 2 टाइप का है। पहला तो डोमिनेटेड बाय पैडी, वेरी स्मॉल होता है लैंड होल्डिंग। अब लैंड होल्डिंग वेरी स्मॉल से हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जो यील्ड पर यूनिट एरिया होगा वो हाई होगा। क्यों हाई होगा हमने डिटेल में समझा था। और पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो होता है। यहाँ पे फैमिली लेबर यूज़ करके काम चल जाता है। मशीनरी बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज़ होता है। फार्म यार्ड मैन्योर का यूज़ होता है, ठीक है। और इंटेंसिव जो था अदर देन पैडी में हमने देखा था, इन सब एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ था मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान, तो ये लोकेशन हमने देखा था यहाँ पे। सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पहले वाले से सेम है, सिवाय एक के कि यहाँ पे इरिगेशन ऑफन यूज़ किया जाता है। फिर अब यहाँ से स्टार्ट होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। उसका पहला टाइप है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉलोनीज़ में। ये सब है कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स। इसका कुछ फीचर्स यहाँ पे ये रहा, और किन किन कंट्रीज़ में कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार इसको रिकैप कीजिएगा। और यहाँ पे ब्राज़ील का बात किया गया है कि ब्राज़ील में लार्ज प्लांटेशन को फजेंडाज बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टाइप था एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड क्या होता है, हाई लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड, ये हमने देखा। एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लीजिए, उसको मन में दोहरा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वीट प्रिंसिपल क्रॉप है और साथ साथ ये सब क्रॉप भी ग्रो किए जाते हैं। साइज ऑफ फार्म वेरी लार्ज। वेरी लार्ज से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे यील्ड पर यूनिट एरिया लो होगा, ठीक है, और यील्ड पर पर्सन हाई होगा। सारा ऑपरेशन मशीन्स के द्वारा किया जाता है यहाँ पे। और ये मेनली प्रैक्टिस किया जाता है इन द ग्रासलैंड्स। ये सब हो गया ग्रासलैंड्स। और ये बताइए यहाँ पे रेड से जो मार्क किया हुआ है वो कौन सा कंट्री है, वेस्ट इंडीज़। और यहाँ पे ब्लू से दिखाया गया है ब्राज़ील, ठीक है। फिर हमने देखा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में कैटल लाइव स्टॉक रियरिंग और क्रॉप कल्टीवेशन दोनों साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे ये हाईली डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है। ये सब क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। फार्म साइज मॉडरेट होता है। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग इसका स्पेशल फीचर है, इससे फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। और इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है दोनों पे। इन सब एनिमल्स को रियर किया जाता है। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे। और केमिकल फर्टिलाइजर्स और ग्रीन मैन्योर्स का यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में मिल्क एनिमल्स को रियर किया जाता है। ये काफ़ी एडवांस टाइप का फार्मिंग है। फिर ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। इन सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। स्पेशल एम्फेसिस इन तीनों चीज़ पे दिया जाता है, कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज। और ये हाईली लेबर इंटेंसिव है, नो ऑफ सीजन, और अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास में लोकेटेड होता है। आप देख रहे हैं कि ऐसे अंडरलाइन करने से कितना ईजी हो जा रहा है रिवाइज करना। विदिन 5 से 10 मिनट में हम अच्छा खासा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही अंडरलाइन कीजिएगा अपनी बुक में भी। और इसका एडवांटेज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज तो यही होगा, ये फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है। और नो ऑफ सीजन होने के कारण एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड करता है। और ये मेनली 3 रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। पहला हो गया यूरोप, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया ये रहा, इसके नीचे हल्का सा डॉट है वो है तस्मानिया, और ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर पे। ये भी हाईली स्पेशलाइज्ड है और ये आइदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी के प्रैक्टिस किया जाता है। ये है मेडिटेरेनियन सी, इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों जगह प्रैक्टिस किया जाता है। इन सब एरियाज़ के साथ में इसका एक फीचर है कि यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट ग्रो किए जाते हैं। और इसका एक स्पेशलिटी भी है कि यहाँ पे विटीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती। जो अच्छे अंगूर होते हैं उनसे वाइन्स बनते हैं, जो इन्फीरियर क्वालिटी के अंगूर होते हैं उनसे किशमिश बनाए जाते हैं। और एक यहाँ का एडवांटेज ये है कि वैल्यूएबल क्रॉप्स विंटर्स में ग्रो किए जाते हैं और तभी यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में इनका ग्रेट डिमांड होता है। तो ये यहाँ का एडवांटेज है। अगले टाइप में हम लोग देखे थे मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। नाम ही है मार्केट गार्डनिंग। तो यहाँ पे जो भी हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो किया जाता है वो सब फॉर द मार्केट के लिए ग्रो किया जाता है। फार्म्स स्मॉल होते हैं और गुड ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे अवेलेबल हो वहीं पे लोकेटेड होते हैं। हाईली कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव है और एम्फेसिस दिया जाता है इन सब चीज़ों पे। और इन सब एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। नीदरलैंड्स फेमस है ट्यूलिप्स के लिए। फिर हमने देखा था ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग ऐसे फार्मिंग को बोलते हैं जहाँ पे फार्मर्स स्पेशलाइज करते हैं इन द वेजिटेबल्स ओनली, ठीक है। इसका नाम ट्रक फार्मिंग क्यों पड़ा, क्योंकि ट्रक फार्म्स और मार्केट के बीच में डिस्टेंस उतना ही होता है जितना कि एक ट्रक एक रात में कवर कर पाए, ठीक है।
फिर हमने देखा फैक्ट्री फार्मिंग, यहाँ पे लाइव स्टॉक को फैक्ट्री में जो बनता है वही चीज़ खिलाया जाता है, और यहाँ पे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, और इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। फिर हमने लास्ट जो टाइप को देखा था कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर्स अपने इच्छा से आते हैं, अपना सब रिसोर्स को एक जगह इकट्ठे करते हैं, पूल करते हैं और फिर फार्मिंग करते हैं। उनका एम होता है इफ़िशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। 3 एडवांटेज हमने देखा था, इनपुट कम दाम में मिल जाता है, प्रोडक्ट को हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं, और प्रोसेसिंग चीपर रेट में करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। सक्सेसफुल है इन सब कंट्रीज़ में, मोस्ट सक्सेसफुल है डेनमार्क में, ठीक है। फिर हमने देखा था कलेक्टिव फार्मिंग, ये पहले एग्जिस्ट करता था, अब ये इस टाइप का फार्मिंग नहीं पाया जाता है, ये पहले सोवियत यूनियन में प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे सोशल ओनरशिप होता है, मतलब गवर्नमेंट ओन करके रखती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। गवर्नमेंट बोलती है फार्मर्स को कि सब अपना रिसोर्सेस लाओ, यहाँ पे खेती करो, और बोलती है कि एक फिक्स प्राइस देंगे तुम लोग को और सारा प्रोडक्ट हमें बेचना है, ठीक है। ऐसे करके एग्रीमेंट होता था, और फार्मर्स को एक छोटा अमाउंट ऑफ लैंड दे दिया जाता था ताकि वो लोग वहाँ पे अपना खेती करके अपना नीड को पूरा कर पाए वो लोग, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में हमने देखा माइनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग 2 है, फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। और फिर हमने देखा मेथड्स ऑफ माइनिंग, वो भी 2 है, एक है सरफेस माइनिंग या फिर ओपन कास्ट माइनिंग या फिर स्ट्रिप माइनिंग, और दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड जिसको बोलते हैं साफ्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, साफ्ट माइनिंग। दोनों में क्या होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो हमने देखा, और क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें वो भी हमने देखा, और हाल फिलहाल में ट्रेंड क्या है डेवलप कंट्रीज़ का और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो हमने देखा। बस तो इतने करके आपको तैयार करना है। एक बार में तो इतना सारा चीज़ याद नहीं होगा, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी ईजी है। उम्मीद करते हैं आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। कॉफ़ी तो इस प्लांटेशन क्रॉप है, शुगर केन भी प्लांटेशन क्रॉप है, रबर प्लांटेशन क्रॉप है, वीट प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल, तो कोऑपरेटिंग मोस्ट सक्सेसफुल कहाँ पे हुआ, डेनमार्क में हुआ। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, ट्रक फार्मिंग नहीं बोलते हैं, फैक्ट्री फार्मिंग नहीं बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग नहीं बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, नाम से पता चलता है फ्लावर तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन वॉज डेवलप बाई यूरोपियन कॉलोनिस्ट, तो ये तो सबको पता हो गया, यूरोपियन ने कौन सा कल्टिवेशन डेवलप किया था, वो था प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड, तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन ये मेनली ग्रासलैंड में प्रैक्टिस किया जाता था। तो अमेरिकन कैनेडियन प्रेरीज ये ग्रासलैंड है, तो ये आंसर नहीं होगा। बोला गया है कहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, यूरोपियन स्टेपीज ये भी ग्रासलैंड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पंपास ऑफ अर्जेंटीना, तो ये भी एक ग्रासलैंड है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा अमेजोन बेसिन, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट, तो खट्टे फ्रूट कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये तो सबको पता चल गया, इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, तो इसका आंसर होगा मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मोनो का ऑपोजिट होता है मिक्स्ड फार्मिंग। और मैप पॉइंटिंग के लिए ये 5 पॉइंट आपको तैयार करना है। पहला, दूसरा, तीसरा हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। चौथा और पांचवा जो है, चौथा में लिखा गया एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मतलब मेनली जो आपका ग्रासलैंड है वो आपको तैयार करना है। और दूसरा है मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको तैयार करना है। ऐसे मेजर जितना भी फार्मिंग है वो सब तो तैयार करना ही है। और नंबर 4 और 5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपका मैप पॉइंटिंग के लिए रहेगा टास्क। बस तो इतना ही है, फिर इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।